हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इन स्पेशल रेफरेंस टू लैंग्वेज एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में भाषा शिक्षा के लिए क्या प्रावधान दिए गए थे उस पर हम एक नज़र डालेंगे। उन प्रावधानों को पढ़ने से पहले हम एक नज़र डालेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एक्चुअल में क्या थी, किस तरह की थी, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। तो देखिए, यदि हम शिक्षा का अस्तित्व देखें तो शिक्षा का अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास पुराना है। अनेक काल, जैसे हम बात करते हैं वैदिक काल की या बौद्ध काल की, तो अनेक काल आए जिसमें आपके पास शिक्षा प्रणालियाँ भी एक जैसी नहीं रही। जिस प्रकार से काल परिवर्तित होते गए उसी प्रकार शिक्षा प्रणालियाँ भी परिवर्तित होती गई। इसी तरह प्रत्येक देश की अपनी एक शिक्षा प्रणाली होती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है उसी तरह उस समाज की शिक्षा प्रणाली भी विकसित होती है। प्रत्येक देश अपने संस्कृति की अभिव्यक्ति या अपने विकास के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करता है। यदि एक देश अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति करना चाहता है या अपना विकास करना चाहता है तो इसके लिए उसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो देश अपनी आवश्यकता के अनुसार एक शिक्षा प्रणाली तैयार करता है। यदि उस देश की शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार खरी नहीं उतर पाती है, वो अपने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा नहीं कर पाती है, तो वो जो राष्ट्र है वो दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि यदि राष्ट्र ने अपना उत्थान या विकास करना है तो उसे अपने उत्थान या विकास के लिए शिक्षा को माध्यम बनाना पड़ेगा। और ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा एक शक्तिशाली साधन की तरह काम करता है किसी राष्ट्र के उत्थान या विकास के लिए। जैसे कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो आपके पास एक नेशनल एक्टिविटी है, राष्ट्रीय क्रिया है जो किसी भी व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास में सहायता करता है। यदि एक व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होने के बाद उसकी सोसाइटी, जितने एक सोसाइटी में रहने वाले जो व्यक्ति है वो जितने ज़्यादा विकसित होंगे उतना ही ज़्यादा उनका समाज विकसित होगा। और जब एक समाज विकसित होगा, एक विकसित समाज ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो एक राष्ट्रीय क्रिया है जो किसी भी व्यक्ति के सार्वभौमिक विकास में सहायता करता है। यदि राष्ट्र अपनी विकास प्रक्रिया में परिवर्तन लाना चाहता है तो उसे अपनी शिक्षा प्रणाली में निरंतर परिवर्तन करते रहना होगा। यदि एक राष्ट्र ये चाहता है कि उसकी जो विकास दर है वो बढ़ती रहे, वो परिवर्तित होती रहे, वो एक समान ना रहे, तो उसे अपनी शिक्षा प्रणाली पर भी काम करना होगा। अर्थात उसे अपनी शिक्षा प्रणाली में निरंतर परिवर्तन करते रहना चाहिए। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम एक प्रसारण में कहा था कि देश को ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करे। 5 जनवरी 1985 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने राष्ट्र के नाम एक प्रसारण दिया था जिसमें ये कहा गया था कि देश को एक ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करेगी। इसका परिणाम यह निकला कि अगस्त 1985 को एक पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक का जो शीर्षक था वो था शिक्षा की चुनौती, भावी नीति, अर्थात चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जिसे हम NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के नाम से भी जानते हैं। अब इस नीति को लोकसभा में 8 मई 1985 को पारित किया गया और वहीं राज्यसभा में
13 मई 1985 को पारित किया गया, जबकि अगस्त 1986 में संसद द्वारा इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई। अब ये जो पुस्तक विमोचित की गई, इस पुस्तक में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को 13 आधारभूत भावों में विभाजित किया गया। अब ये 13 आधारभूत भाव कौन से थे? इसमें पहला जो आपके पास भाग था वो था परिभाषा, दैट इज इंट्रोडक्टरी और डेफिनेशन। सेकेंड वन, भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। तीसरा था संसाधन एवं पर्यवेक्षण, रिसोर्स एंड रिव्यू। चौथा था शिक्षा का सार एवं भूमिका, एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। पांचवा था आपके पास शिक्षा का प्रबंध, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। आपके पास छठा था प्रबंधात्मक एवं तकनीकी शिक्षा, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन। और सातवां था अध्यापक, टीचर के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए। आठवें भाग में दिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए, दैट इज नेशनल सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है उसका क्या ढांचा होना चाहिए, किस प्रकार की ये पद्धति होनी चाहिए। और इसमें 9th था पद्धति को कार्यशील बनाना। अब आपके पास ये जो सिस्टम था इसको वर्किंग कंडीशन में किस तरह से लाया जाए उसके रिगार्डिंग जो है प्रोविज़न दिए गए थे। और जो इसका 10वां भाग था वो था समानता के लिए शिक्षा, दैट इज एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। और जो 11th था वो था शिक्षा सामग्री का नवीनीकरण, दैट इज रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल कंटेंट्स। और जो 12th था वो था शिक्षा की प्रक्रिया का नवीनीकरण, दैट इज रीओरिएंटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और 13th था भविष्य या फ्यूचर, आपका भविष्य किस तरह का होना चाहिए या जो विद्यार्थी है उनका भविष्य किस तरह का होना चाहिए। तो ये आपके पास एक रूपरेखा थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की कि इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे भाषा शिक्षा से संबंधित इस पॉलिसी में क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या सिफारिशें इस नीति ने भाषा शिक्षा से संबंधित दी थी, उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो यदि हम बात करें सबसे पहली सिफारिश थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज लिंक लैंग्वेज। जैसा कि आपके पास आर्टिकल 351 में भी ये कहा गया था कि ये एक राष्ट्र का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी भाषा जो आपके पास हिंदी भाषा है, राजकाज की जो भाषा है, उसे संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने का हर संभव प्रयास करे। तो इसलिए इस नीति की सबसे पहली सिफारिश थी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज लिंक लैंग्वेज, हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हर प्रयास किए जाएं। दूसरा था आपके पास adoption of regional languages as media of instruction at university stage, विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने पर जोर दिया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएं ज़्यादातर स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती थी और जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है वो क्षेत्रीय भाषाओं में ही दी जाती थी स्कूल्स में। इसलिए इस नीति की एक ये भी सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको एडॉप्ट किया जाए एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें आपके पास जो अगली सिफारिश है, तीसरी सिफारिश, वो है टीचिंग ऑफ संस्कृत एज अ पार्ट ऑफ सर्टन कोर्सेज लाइक इंडोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एट यूनिवर्सिटी लेवल। देखिए विश्वविद्यालय स्तर पर जैसे कुछ निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जैसे इंडोलॉजी, भारतीय इतिहास या पुरातत्व आदि, तो इनके साथ संस्कृत का शिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ये ज़रूरी होना चाहिए। संस्कृत को इसका एक ज़रूरी भाग बना दिया जाना चाहिए। अब इसके बाद इसकी जो चौथी सिफारिश थी वो थी सीरियस एफर्ट्स एट ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में पुस्तकों के अनुवाद पर गंभीर प्रयास। हायर लेवल पे यदि कोई बुक्स
किसी फॉरेन लैंग्वेज में अवेलेबल हैं तो उसे रीजनल लैंग्वेज में या जो वहाँ पर पढ़ाई जाती है लैंग्वेजेस, उन लैंग्वेजेस में उन बुक्स को ट्रांसलेट करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें जो पांचवी सिफारिश थी वो थी प्रिपरेशन ऑफ बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज, द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों को तैयार करना भी इनकी सिफारिशों में शामिल था। अगली सिफारिश थी रिगरस एफर्ट एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषी सूत्र को उसको कार्यान्वित करने पर जोरदार प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था त्रिभाषा सूत्र को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इम्प्लीमेंट करने में उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसके लिए मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। लेकिन उस सम्मेलन के बाद भी वो जो परिस्थितियां हैं वो यथावत रहीं और इसलिए वहाँ पर त्रिभाषा सूत्र को राज्यों में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो जहाँ पर उस सूत्र को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है वहाँ पर उसके कार्यान्वयन में जोरदार प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद इनकी जो अगली सिफारिश थी वो थी इम्प्रूवमेंट इन लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब है शिक्षा के विभिन्न चरणों में जो अलग अलग स्टेजेस है एजुकेशन की, उसमें जो छात्रों की लैंग्वेज स्किल्स हैं, भाषा की जो दक्षताएं हैं, उनमें सुधार लाने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। उसके लिए जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगली सिफारिश थी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर स्टडीज़ ऑफ इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस। देखिए, यदि आपने स्कूल में या कॉलेज में इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना है तो उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले उसके लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। उसके बाद ही उस लैंग्वेज की स्टडी शुरू की जानी चाहिए। इसमें अगली सिफारिश थी कि आधुनिक भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने में जोर दिया जाए। तो ये कुछ सिफारिशें थी NPE 1986 की रिगार्डिंग लैंग्वेज एजुकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 है उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला के रिगार्डिंग क्या कहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसमें यह कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक भाषा या मातृभाषा सिखाने के लिए सुविधाएं प्रदान करनी है, उन सुविधाओं को प्रदान करने हेतु राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने 1949 में एक योजना तैयार की थी। और वो योजना क्या थी? उस योजना को तैयार करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने त्रिभाषा सूत्र को तैयार किया था। इस योजना के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने त्रिभाषा सूत्र को तैयार किया और ये जो सूत्र है ये 1968 के राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में अभिहित है, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब आपके पास ये जो NPE 1986 है, इसमें इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को दोहराया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक बच्चे को निम्न मुख्य 3 बिंदुओं को सीखना होगा। अब ये 3 मुख्य बिंदु कौन से थे जो इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में दिए गए थे? इन 3 मुख्य बिंदुओं को हम देखेंगे। ये 3 मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की राजभाषा, और साथ में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि संघ की सहायक राजभाषा। यदि हम पहले बिंदु की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि हर बच्चे को संघ की राजभाषा के साथ साथ सहायक राजभाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। हमारे देश में जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है वो है हिंदी, और साथ में जो एसोसिएट सहायक राजभाषा है वो है इंग्लिश। इसके बाद आपके पास जो दूसरा मुख्य बिंदु था वो था मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज।
बच्चे को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। और तीसरा था मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस या ए फॉरेन लैंग्वेज दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 1 and 2 एंड अदर देन दैट यूज्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है बच्चे को ऑफिशियल लैंग्वेज और मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ कोई एक ऐसी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए जो क्रम संख्या 1 या 2 में ना ली गई हो या जिसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल या उपयोग ना किया जाता हो। कोई एक ऐसी तीसरी भाषा का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। यदि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास स्टूडेंट्स पास करते हैं सेकेंडरी स्कूल्स को, सेकेंडरी स्कूल जो पासिंग स्टूडेंट्स है, इन छात्रों को इन भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान होता है। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब एक बच्चा सेकेंडरी स्कूल को पास आउट करता है तो उतने में उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को इन भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान होता है। ये एक इसका अनुमान है। किसी भाषा का शिक्षण उसे निरंतर 3 साल की अवधि तक प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब है यदि आप स्टूडेंट को या बच्चे को कोई एक लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो उसे कम से कम 3 साल की अवधि तक उसका जो शिक्षण है उसे निरंतर प्रदान करना चाहिए। और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जो पहले 10 वर्षों की शिक्षा के अंत तक, विद्यार्थी के पहले 10 वर्षों की शिक्षा के अंत तक एक छात्र को पहली लैंग्वेज, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, पहली भाषा है, उसमें उसे विशेषज्ञ हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है पहली लैंग्वेज में उसकी निपुणता होनी चाहिए। और एक ये भी अनुमान लगाया जाता है कि उसे दूसरी भाषा, सेकंड लैंग्वेज में खुद को व्यक्त करने तथा समझने में सक्षम होना चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में देखिए, पहले में तो उसे विशेषज्ञ होना चाहिए पहली लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में उसे उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को समझ सके और दूसरों को समझा सके और अपनी अभिव्यक्ति करने में वो सक्षम हो जाए। और जो आपके पास तीसरी लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड लैंग्वेज है, यदि उसमें आपके पास कोई प्रिंटेड पेजेस हैं, उन पेजेस को समझने में उस समय वो बच्चा सक्षम होना चाहिए। कब? जो शुरुआती 10 वर्षों की शिक्षा की लेटर स्टेजेस है वहाँ पर ये जो 3 काम है, इन कामों को करने में एक स्टूडेंट सक्षम होना चाहिए। ये हमारे पास 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अनुसार जो एक अनुमानित जो अनुमान लगाए गए हैं वो ये हैं। उसके बाद है आपके पास, यदि हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 या लैंग्वेज 3 की, तो इसमें यदि हम फर्स्ट लैंग्वेज को कंसीडर करें कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, लैंग्वेज 1 पहली भाषा जो बच्चा सीखेगा वो कौन सी होनी चाहिए। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपके पास कौन सी होती है? वह भाषा जो हम बचपन से सीखते हैं, बचपन में जो हम भाषा सीखते हैं वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। और ये भाषा हम कहाँ से सीखते हैं? अपने माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, और जो हमारे आसपास अन्य लोग रहते हैं या हमारे संपर्क में आते हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। अब ये वो भाषा है जिसे हम भलीभांति समझते हैं तथा इसका आमतौर पर उपयोग भी करते हैं। किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए या संवाद करने के लिए हम पहली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो भाषा बच्चा सीखता है, बचपन में जो भाषा सीखता है वो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है या मातृभाषा होती है। तो इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अब ये जो पहली भाषा है ये स्वाभाविक रूप से ग्रहण की जाती है, नेचुरली हम इसको एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से।
इमिटेशन के थ्रू, अनुकरण के द्वारा हम इस पहली भाषा को सीखते हैं, बिना किसी औपचारिक माध्यम से। हमें किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसे हम नेचुरली एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। हमें पहली भाषा या उसके व्याकरण की जो सभी ध्वनियाँ या अक्षर, यानी बात करें हम साउंड या आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं होती है। इसके बावजूद भी हम पहली भाषा को, फर्स्ट लैंग्वेज को बहुत ही प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और इसलिए स्कूल में जो औपचारिक निर्देश हैं, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है, वो किस में दी जानी चाहिए? लैंग्वेज 1 या फर्स्ट लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज को समझने में स्टूडेंट सक्षम होता है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज को स्टूडेंट अपने बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लैंग्वेज की। तो सेकंड लैंग्वेज है आपके पास, देखिए अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो शिक्षा के जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, उन मुख्य उद्देश्यों में कुछ एक ये भी है कि जो सीखने वाला है, सीखने वाले को विभिन्न स्थितियों में उजागर करना। जो आपके पास डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है, उसमें व्यक्ति अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करता है, वो भी आपके पास शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होता है। और दूसरा, ऐसी क्षमता विकसित करना, विद्यार्थी में एक ऐसी क्षमता विकसित होनी चाहिए कि वो हर संभव स्रोत, जो भी उसके पास पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, वहाँ से वो नॉलेज गेन करे और उस नॉलेज को वो दूसरों के साथ साझा करने में भी सक्षम हो। कहने का मतलब है कि जो लर्नर है वो हर एक सर्कमस्टांस में अपना डेवलपमेंट करे, अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल सके, और उसमें ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि वो हर पॉसिबल जो उसके पास रिसोर्सेज है वहाँ से नॉलेज गेन कर सके और उस नॉलेज को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हो। ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। तो यदि हमने इस उद्देश्य को पूरा करना है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें दूसरी भाषा को सीखने की ज़रूरत महसूस होती है। हम इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज है उसका जो एरिया है वो बहुत ही सीमित है, उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इसलिए यदि आपका एरिया बढ़ता है तो आपका जो लैंग्वेज का एरिया है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आपने इन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो इनकी पूर्ति के लिए हमें दूसरी भाषा को सीखने की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो दूसरी भाषा है ये हमारे देश में आमतौर पर हिंदी या इंग्लिश होती है। तो यदि हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें, जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें जो ध्वनियाँ, अक्षर या व्याकरण है, साउंड, अल्फ़ाबेट्स या आपके पास जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं, उनको हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक कोई शिक्षक हमें उन्हें ना पढ़ाए। अब देखिए शिक्षक तो पढ़ा रहा है लेकिन शिक्षार्थी को वो ग्रहण भी करना पड़ेगा। तो इन सब को सीखने के लिए हमें एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। तो जब शिक्षक के द्वारा इन्हें पढ़ाया जाता है हम सेकंड लैंग्वेज की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो त्रिभाषा सूत्र के तहत जो सेकंड लैंग्वेज है उसको प्राइमरी स्कूल करिकुलम के लेटर स्टेज में तभी सिखाया जा सकता है। सेकंड लैंग्वेज को कब सिखाया जाएगा? प्राइमरी स्कूल करिकुलम जो है उसके तहत ही सिखाया जाएगा, लेकिन कब? अंतिम चरण में, लेटर स्टेज में उस टाइम सिखाया जाएगा जब तक कि वह बच्चा अपनी पहली भाषा को भली भांति ना सीख चुका हो। जब पहली भाषा में उसकी दक्षता हो जाएगी उसके बाद ही बच्चा दूसरी भाषा को सीखने में सक्षम होगा। ये तो बात हुई कि सेकंड लैंग्वेज को सीखने की जो अवधि है वो कब निर्धारित की जाएगी? प्राइमरी स्कूल करिकुलम के लेटर स्टेज में, जब
बच्चा पहली भाषा को भली भांति सीख चुका होगा। अब हम अपने दैनिक जीवन में हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, यदि हमने कम्युनिकेट करना है किसी के साथ या अपनी भावनाओं या विचारों की अभिव्यक्ति करनी है, कहने का मतलब है या तो हमने कम्युनिकेट करना है या हमने अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करना है दूसरों के सामने, तो उसके लिए हम फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। दैनिक जीवन में संवाद करने के लिए या भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम फर्स्ट लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो सेकंड लैंग्वेज सीखी है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? आपकी जो भी स्थितियाँ होती हैं, किसके अलावा, व्यक्तिगत स्थितियों के अलावा जो भी स्थितियाँ हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर आप सेकंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड लैंग्वेज के बाद आता है द थर्ड लैंग्वेज। जो तीसरी लैंग्वेज है, तीसरी भाषा है, उसको सीखने की अवधि क्या होनी चाहिए? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो तीसरी भाषा है उसको सीखने का समय या जो अवधि है वो कब शुरू होगी? जब दूसरी भाषा को सीखने की शुरुआत के 1 साल बाद इसकी अवधि शुरू होगी। कहने का मतलब है दूसरी भाषा को सीखते सीखते जब 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद तीसरी भाषा को सीखने का समय शुरू होता है। इसलिए जो थर्ड लैंग्वेज है उसको स्कूल के अंतिम चरणों में पढ़ाया जाता है और इसको सीखने की जो अवधि है, इसकी जो समय अवधि है वो भी कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता केवल सीमित संदर्भ में होती है। बिल्कुल एक लिमिटेड जो आपके पास कंटेक्स्ट है उसमें हमें थर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो थर्ड लैंग्वेज है उसका उपयोग हम सिर्फ उन सामाजिक परिस्थितियों में करते हैं जहाँ ना तो फर्स्ट लैंग्वेज और ना ही सेकंड लैंग्वेज हमें संवाद करने में मदद करती है। उस समय हम थर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और ये जो आपके पास परिस्थिति है ये काफ़ी कम समय में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको स्कूल के अंतिम चरणों में पढ़ाया जाता है थर्ड लैंग्वेज को। देखिए जो त्रिभाषा सूत्र है इसको NPE 1989 में फिर से दोहराया गया, जिसमें ये कहा गया था कि जो 1968 की शिक्षा नीति है, 1968 की शिक्षा नीति ने भाषाओं के विकास के प्रश्न की बड़े विस्तार से जांच की थी। इसके आवश्यक प्रावधानों को शायद ही पहले से बेहतर किया जा सके और आज भी यह विषय उतना ही प्रासंगिक है। 1968 की नीति के इस भाग का अगर यदि हम इसे इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन आपके पास हर जगह एक जैसा नहीं रहा, उसका कार्यान्वयन असमान रहा। इसलिए इस नीति को अधिक ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। ये जब इस नीति को दोहराया गया था 1989 में तो इस त्रिभाषा सूत्र को भी फिर से दोहराया गया। तो देखिए जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है इसने 3 लैंग्वेज फार्मूला से रिलेटेड कुछ एक मेरिट्स दी थी। तो वो मेरिट्स गुण या अवगुण, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों दी थी। तो पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसकी मेरिट्स क्या रही, उसके क्या गुण थे जिसका फ़ायदा मिला हमारे देश को। देखिए सबसे पहले तो जो हमारा इंडिया है, भारत में द्विभाषी और जो बहुभाषावाद है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब इसको प्रचलित करने में या इसको बढ़ावा देने के लिए जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो आपके पास बहुत ज़्यादा सहायक जो है बहुत ही ज़्यादा सहायक हुआ। इसके बाद इसकी जो दूसरी मेरिट थी वो थी, देखिए भारत आपके पास एक विशाल विविधता वाला देश है, आपके पास वैरायटी है, आपके पास डाइवर्सिटी है इन केस ऑफ कल्चर, इन केस ऑफ लैंग्वेज, इन केस ऑफ कास्ट, इन केस ऑफ क्रीड, इन केस ऑफ रिचुअल्स। यदि हम बात करें तो आपके पास अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो स्थानीय आधिकारिक और अंग्रेजी भाषा का संयोजन, कहने का मतलब है एक कॉम्बिनेशन है। अब ये जो आपके पास
डाइवर्सिटी अगर आपने इसको मेंटेन करके रखना है तो इसके लिए यहाँ पर जो मल्टी लिंग्विस्टिक पीपल है, रहने वाले हैं, उनको अगर एकता के सूत्र में बांधना है तो उसके लिए पहले भाषाओं को एकता के सूत्र में बांधना होगा। कहने का मतलब है हर एक लैंग्वेज को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आपके पास ये संभव होगा। तो ये जो कार्य है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। उसके बाद आपके पास ये जो सूत्र है, ये शिक्षार्थी के ज्ञान का जो भंडार है उसको विस्तृत करने में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास स्थानीय और जो क्षेत्रीय ज्ञान है उसको भी सम्मिलित करता है, उसको भी शामिल करता है। और ये जो स्थानीय और क्षेत्रीय ज्ञान है, ये शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण में सहायता करता है। ठीक है। उसके बाद जो अगली मेरिट है वो ये थी कि जो त्रिभाषा सूत्र है वो क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता था, उस पर स्ट्रेस डालता था कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं। साथ में इसमें यह भी प्रोविज़न दिया गया था कि जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको सीखने के लिए भी इसमें पर्टिकुलर स्पेस दिया गया था। तो ये कुछ एक इसकी मेरिट्स थी। उसके बाद अगर बात की जाए डी मेरिट्स की, तो डी मेरिट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने मातृभाषा की बात की कि ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है मदर टंग के लिए, लेकिन यहाँ पे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं की गई है। त्रिभाषा सूत्र में स्पष्ट रूप से मातृभाषा की बात नहीं की गई है, बल्कि केवल जो आपके पास हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं और उसके साथ साथ जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर ये ज़्यादा जोर डालता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि इसमें मातृभाषा के लिए स्पेस दिया जा रहा है तो मातृभाषा में हमारे पास जो टीचिंग रिसोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, जो टेक्स्ट मटेरियल है वो अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मदर टंग में हमारे पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए ये एक इसकी बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक थी कि ये बात तो करता है मातृभाषा की, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं करता है। इसमें मेनली जो जोर डाला गया था वो डाला गया था हिंदी और जो आपके पास मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस थी, रीजनल लैंग्वेजेस थी, और साथ में आपके पास इंग्लिश पे स्ट्रेस डाला गया था। इसलिए इसमें जो है अनेक प्रकार के जो विवाद है वो समय समय पर सामने आते रहे। और इसमें दूसरा आपके पास है, अब देखिए, यदि विभिन्न भाषाओं को सीखना है तो उसका जो शैक्षणिक स्तर है या उसका पाठ्यक्रम है या किस पर्यावरण में वो भाषा सीखी जा रही है, तो इस संदर्भ में सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें छात्रों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना तो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल पाता है, ना प्रॉपर करिकुलम फ्रेम हो पाता है, ना ही आपके पास प्रॉपर मेथड अप्लाई किए जाते हैं इन लैंग्वेजेस को टीच करने के लिए। उसके बाद जो अगली डिमेरिट थी वो ये थी कि आपके पास जो लैंग्वेज है, यदि आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और आपको सिखाई जा रही है, आप उस लैंग्वेज को भली भांति तब तक सीखने में सक्षम नहीं होते हैं जब तक कि आप उस लैंग्वेज को बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब ये जो प्रैक्टिस है, अभ्यास के लिए जो आपके पास समय है वो इसमें नहीं दिया जाता है, अभ्यास का प्रावधान नहीं करवाया जाता है, जिसके कारण इस भाषा को सीखने में कठिनाइयाँ आती हैं। उसके बाद देखिए, इसमें यह भी कहा गया था कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस है अर्लियर स्टेजेस में, स्कूल में आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में दी जानी चाहिए। अगर हम बात करें ट्राइबल चिल्ड्रंस की, जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं उनकी जो होम लैंग्वेज है उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ना तो वो कहीं स्कूल में यूज़ की जाती है, जो आपके पास ट्राइबल चिल्ड्रन है उनकी जो होम लैंग्वेज है उसको कहीं भी स्कूल में यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही उसमें करिकुलम फ्रेम किया जाता है, ना ही उस लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक्स होती है। अब अगर ये सभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो यदि उस स्कूल में या आपके पास जहाँ पे ट्राइबल चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में,
उस स्कूल में कोई अदर लैंग्वेज अगर यूज़ की जा रही है उस बच्चे की होम लैंग्वेज के अलावा, तो वो जो अदर लैंग्वेज है उस बच्चे के लिए एक एलियन लैंग्वेज, जो एलियन लैंग्वेज है उसकी तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि उसे वो भाषा समझ नहीं आती है। अब उनकी जो होम लैंग्वेज है उसमें हमारे पास प्रॉपर करिकुलम नहीं होता है, ना ही हमारे पास टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होती हैं। फिर आपके पास कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जॉब है वो आपके पास टाइम टू टाइम वो शिफ्ट होते रहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और उनका जो बच्चा है वो कंटिन्यूअसली सफ़र करता है। अब पहले वो एक भाषा सीख रहा था, जैसे ही उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है किसी अदर स्टेट में, फिर वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को सीखता है, तो ना तो वो पहली भाषा को अच्छे से सीख पाता है ना ही दूसरी भाषा को। तो ये भी इसकी कुछ एक डीमेरिट्स थी, इनका ये भी कुछ कठिनाइयाँ सामने आ रही थी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने में। फिर यहाँ पे बच्चे तो फेस कर ही रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, साथ में आपके पास जो टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, लैंग्वेज टीचर्स हैं, वो भी कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मॉडर्न टीचिंग एड्स या टीचिंग ट्रेनिंग्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिसके कारण टीचर ना तो इफ़ेक्टिव मेथड अप्लाई कर पाता है ना ही प्रॉपरली ट्रेन हो पाता है। यदि वो खुद ही प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रेन करेगा। तो ये इसकी कुछ एक डीमेरिट्स थी। तो ये इस टॉपिक को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।